आओ तुम्हें यह हवेली दिखाऊं, यहाँ जो कुछ भी है इसे देखकर तुम्हें हैरत होगी, समीना ने कहा। वो दोनों उसे हवेली दिखाने लगी जहाँ पर हर कमरे की बत्ती रोशन करती जा रही थी। एक कमरे में पहुंचकर रफीक फिटक गया। उसकी आंखों में वहशत सी फैल गई थी। असले की पेटियां और हीरोइन के पैकेट नीचे ऊपर रखे हुए थे। ये क्या? वो खौफजदा से लहजे में बोला। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि ये क्या है, समीना ने कहा। अगर हम चाहें तो पूरे लाहौर को धमाकों से उड़ा सकते हैं। उन शहर के नौजवानों को हीरोइन के नशे में मुब्तला करके चंद रोज के अंदर अंदर मफलूज कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं चाहते। मगर तुम लोगों के बारे में तो यही सुना और अखबारों में पढ़ा है कि तुम लोग मुनशियात के स्मगलर हो, रफीक बोला। शुरू में हमने ये धंधा किया था, समीना ने जवाब दिया, लेकिन अब हम धंधे के खिलाफ हैं। ये असला और ईवन हमने दूसरों से छीनी है। तुमने हमारी और हाजी अब्दुल्ला की झड़पों के बारे में भी अखबारों में पढ़ा होगा। हमारा झगड़ा यही है, हम हाजी का ये कारोबार भी खत्म करना चाहते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सब कुछ समझ भी नहीं सकोगे। वो दोबारा उस कमरे में आ गए जहाँ चारपाइयां बिछी हुई थी। रफीक एक चारपाई पर बैठ गया और बारी बारी समीना और शाह परी की तरफ देखने लगा। तुम अखबारों में पढ़ चुके हो कि पूरे जिले की पुलिस और हाजी अब्दुल्ला के आदमी हमें तलाश करते फिर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक किसके हाथ है नहीं आ सके, समीना उसकी तरफ देखते हुए बोली। इसकी वजह यह है कि हमने अपनी बातों और अपनी सरगर्मियों को हमेशा राज में रखा है। बाहर का कोई आदमी हमारे राज से वाकिफ होता है तो हम उसे सोचने का मौका देने से पहले ही मौत के घाट उतार देते हैं। क्या मतलब? रफीक अकला गया। उसकी आंखों में खौफ उभर आया था। मतलब साफ जाहिर है, समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। तुम हमारे राज से वाकिफ हो गए हो और तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए खतरा है। मगर तुमने तो कहा था। तुम वाकई बेवकूफ आदमी हो, समीना ने उसकी बात काट दी। क्या तुम ये समझते हो कि हम वाकई तुम्हें अयाशी कराने के लिए यहाँ लाए हैं? तुम बेवकूफ ही नहीं, बेगैरत भी हो। मैंने तुम्हारी बीवी को देखा है, वो मुझसे ज्यादा हसीन औरत है, लेकिन तुम बेवफा और बेगैरत निकले दूसरी औरतों के पीछे। समीना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी थी कि रफीक ने अचानक ही उस पर छलांग लगा दी। समीना को उसकी तवक्को नहीं थी। वो पुश्त के बाल दूसरी चारपाई पर गिरी। रफीक का ख्याल था कि ये औरतें ही तो हैं, इन पर आसानी से काबू पा लेगा, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसे अंदाजा नहीं था ये औरतें मर्दों से ज्यादा खतरनाक है। समीना के लिए रफीक का ये हमला गैर मुतवक्को था। वो पुश्त के बल चारपाई पर गिरी। रफीक भी उसके ऊपर ही गिरा था। रफीक ने समीना के गले पर पंजे गाड़ दिए और वो समीना का गला घूरने की कोशिश करने लगा। शाह परी चैन कदम दूर खड़ी थी। एक लम्हे का तो वो कुछ समझ ना सकी, फिर दूसरे लम्हे वो बरकी रूह की तरह हरकत में आ गई। उसने रफीक की कमीज का कॉलर पकड़ दिया और उसे पीछे खींचने लगी, लेकिन इस तरह उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। उसने कमीज का कॉलर छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर हाथ डालकर नेक लाक लगा दिया, और इस मर्तबा उसे मायूसी नहीं हुई। रफीक का सांस घुटने लगा। समीना के गले से उसकी गिरफ्त पीली पड़ दी। समीना ने उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेला। रफीक चारपाई से नीचे गिरा तो उसके साथ ही शाह परी भी गिरी थी, लेकिन शाह परी बड़ी फूटी से संभल गई। रफीक पुश्त के बल जमीन पर पड़ा था। उसकी एक तरफ समीना खड़ी थी और दूसरी तरफ शाह परी। वो भी उनके बारे में सही अंदाजा नहीं लगा सका था। उन्हें महज औरतें ही समझ रहा था। उसने उड़ने की कोशिश की तो शाह परी के पैर की ठोकर उसके सीने पर पड़ी। वो कराता हुआ फिर ढेर हो गया। समीना ने झुककर उसे गिरवान से पकड़ दिया और उसे ऊपर उठाने लगी। रफीक ने मौका पाकर उसके पेट पर घूंसा मार दिया। ये हुंजा समीना के पहलू में लगा। वो एक बार फिर कला उठी और लड़कर आ गई। रफीक उसे गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी लम्हे शाह परी ने आगे बढ़कर इसके कूल्हे पर जोरदार लात रसीन कर दी। रफीक कराकर लड़खड़ाता हुआ आगे गिरा। उसका मुंह चारपाई के पाए से टकराया। नाक पर चोट लगी थी, इससे खून बह निकला और फिर शाह परी ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर रफीक को बालों से पकड़ लिया और उसे पीछे घसीटने लगी। इसी दौरान समीना भी संभल चुकी थी। उसने रफीक पर लातों और गुंसों की बारिश कर दी। शाह परी ने रफीक के बाल छोड़ दिए और वो भी उस पर लातें बरसाने लगी। रफीक उन दोनों के दरमियान फुटबॉल बना रहा। एक मर्तबा उसने दरवाजे से निकलकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन समीना ने उसे राहदारी में पकड़ दिया। तुम हट जाओ शाह परी, समीना ने शाह परी को पीछे हटने का इशारा दिया जो आगे आ रही थी। अब मैं इससे अकेली ही निमट लूंगी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग इतने घटिया साबित होगे। रफीक समीना की तरफ देखते हुए बोला, मैंने गलती की, मुझे पुलिस को इतला दे देनी चाहिए थी। तुम पुलिस को इतला कैसे दे सकते थे? समीना बोली, तुम्हें तो कुछ और ही अवस थी, पर इस लालच में तुमने पुलिस को एक खतरनाक मुजरिम के बारे में इतला नहीं दी, और यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। अब तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकोगे। जिंदा क्या, तुम्हारी तो लाश भी इस हवेली से बाहर नहीं जाएगी। समीना ने अचानक ही छलांग लगा दी। रफीक गाफिल नहीं था। उसने बचने के लिए एक तरफ छलांग लगाई, लेकिन समीना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो फौरन ही पलट गई। इस मर्तबा उसके पैर की ठोकर रफीक के पेट पर जरा नीचे लगी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो पेट पकड़ कर दौरा हो गया।
और फिर समीना ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। रफीक चीखता रहा और समीना उस पर लातों और घूंसों की बारिश करती रही। शाहपरी करीब खड़ी ये तमाशा देखती रही। रफीक जब उसकी तरफ आता तो वो भी एक लात रसीद कर देती। रफीक बुरी तरह चीख रहा था। हम तुम्हें चीखने से नहीं रोकेंगे, समीना ने एक और लात रसीद करते हुए था। इस वीराने में तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा, और अगर किसी ने तुम्हारी आवाज सुन भी ली तो कोई इधर आएगा नहीं। शाहपरी भी एक बार फिर हरकत में आ गई। वो दोनों रफीक पर लातें और घूंसे बरसाती रही। रफीक के मुंह और नाक से खून बह रहा था। वो अधमुआसा होकर रह गया। अब उसमें अपने बचाव करने की भी ताकत नहीं थी। समीना एक तरफ खड़ी अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। शाहपरी की तरफ देखते हुए बोली, बाहर दरख्त के करीब कुछ रस्सियां पड़ी हुई हैं, 2-3 लंबी रस्सियां ले आओ। शाहपरी बाहर निकल गई। चंद मिनट बाद वो रस्सियां लेकर आ गई और उन दोनों ने मिलकर रफीक के हाथ पैर बांध दिए। उसके हाथ पुष्प पर बांध दिए गए ताकि उन्हें खोलने की कोशिश भी ना कर सके। वो दोनों उसे घसीटती हुई बाहर ले आई। रफीक चीख रहा था। समीना ने उसकी खोपड़ी पर लात रसीद कर दी। अब अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो सर कुचल दूंगी तुम्हारा। वो हुर्राई। वो दोनों उसे घसीटती हुई हवेली के पिछली तरफ उस कुएं के करीब ले आई जो अरसे से बंद पड़ा था। रफीक को कुएं की मिडेर पर डाल दिया गया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। रफीक सबीना की तरफ देखते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मेरी जबान बंद रहेगी। तुम्हारी जबान बंद करने के लिए तो तुम्हें यहाँ लाए हैं, समीना ने जवाब दिया। हम तुम्हें ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ ना तो कोई तुम्हारी आवाज सुनेगा और ना ही तुम्हारी लाश किसी को मिलेगी। नहीं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। रफीक गिड़गिड़ाया। समीना चलने में उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने बड़े इत्मीनान से एक पैर मुडीर पर रखा और रफीक को कुएं में धकेल दिया। रफीक के मुंह से निकलने वाली आखिरी चीख कुएं की गहराई में घुट कर रह गई थी। फिर शराब की आवाज सुनाई दी और उसके बाद खामोशी छा गई। समीना और शाहपरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। खसकन जहां पाक, शाहपरी ने कहा। जहां तो इसके गंदे वजूद से पाक हो गया है, लेकिन खूहा गंदा हो गया है। समीना ने हंसते हुए कहा, चलो अब अंदर चलें। वो दोनों कमरे में आ गई, अपना उलिया दुरुस्त किया और बुरका उड़कर बाहर आ गई। समीना ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। बाहर आकर उन्होंने फाटक को भी ताला लगा दिया। चाबियों का गुच्छा उसी जगह पर रखा और दोनों तारीकी में संभल कर चलती हुई सड़क की तरफ जाने लगी। इस वक्त रात के 10 बजे थे। शहर से बाहर जाने और बाहर से शहर आने वाली बसों की आमदोरफ्त अब भी जारी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बस मिल गई। हाजी अब्दुल्ला बुरी तरह बिलबिलाया हुआ था। उस रोज जब उसे ये इतला मिली कि शारिक और समीना विलबर की कोठी में जलकर राख हो गए हैं तो उसे इस खबर पर यकीन नहीं था। उस कोठी के गैराज में उसकी पैदारों का जला हुआ ढांचा और तय खाने से सोने के चंद टुकड़े भी मिले थे। यही कीमती पैदारों शारिक और उसके साथ ने उसके दामाद से छीनी थी और इसमें सोने के बिस्किटों से भरी हुई पेटियां भी थी। सोने के पिघले हुए चंद टुकड़े और पेजेरों का जला हुआ ढांचा अगर जिस बात का सबूत था कि समीना और शारिक उस कोठी में थे, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं था कि वो दोनों आग में जलकर मर गए होंगे। यकीन ना करने की एक वजह यह भी थी कि कोठी को आग हादसाती तौर पर नहीं लगी थी। हादसाती तौर पर लगने वाली आग इस तरह अचानक नहीं फैलती। उस इमारत में रहने वालों को जान बचाने का मौका मिल जाता है, लेकिन ये आग इस तरह लगी थी तो उसमें चंद सेकंड के अंदर चारों तरफ से पूरी कोठी को लपेट में ले लिया था। और बाद में यह भी साबित हो गया था कि आग हादसाती तौर पर नहीं लगी थी, बल्कि पेट्रोल छिड़क कर लगाई दी थी। पेट्रोल पूरी कोठी में और चारों तरफ छिड़का गया होगा, इसलिए पूरी कोठी आनन फानन आग की लपेट में आ गई थी। हाजी अब्दुल्ला ये सोचता रहा कि आग अगर शारिक ने लगाई थी तो कोठी से बरामद होने वाली वो 2 लाशें किसकी थी जो जलकर राख हो चुकी थी। उसे यकीन था कि वो लाशें शारिक और समीना की नहीं थी। वो दोनों इस तरह आसानी से मरने वाले नहीं थे। जिसने पूरे जिले की पुलिस और अपने मुखालिफ गिरोहों के आदमियों को निचा रखा था, वो इस तरह आसानी से कैसे मर सकता था। और फिर यह बात भी थी कि कोठी में आग लगने से पहले सोना वहां से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि कोठी को आग जानबूझकर लगाई गई थी। मुमकिन है पुलिस को उस कोठी पर शुबा हो गया हो, कुछ शारिक ने अपने खिलाफ तमाम सबूत मिटाने के लिए कोठी को आग लगा दी हो। एक और ख्याल भी हाजी के ज़हन में आया। माजन गुज्जर के एक आदमी मजीदा भी पिछले दिनों शारिक से टकराया था और शारिक ने उसका एक बंदा भी मार दिया था। हो सकता मजीदा ने मौका पाकर शारिक की कोठी को आग लगा दी हो, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था कि पिछले चंद रोज में शारिक और मजीदे में कोई झड़प हुई हो। हाजी शारिक और समीना के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए अपने तमाम जराए इस्तेमाल कर रहा था। उसके आदमी पूरे शहर में फैले हुए थे, लेकिन किसी तरफ से कोई इतला नहीं मिल रही थी। और फिर हाजी को उस हादसे की इतला भी मिली थी जिसमें दिलावर नामी एक हुंदा हलाक हो गया था। दिलावर के बारे में हाजी को इतना मालूम था कि वो माजी गुज्जर के साथ काम करता रहा था, लेकिन कुछ अरसे से रोपोश था। उस हादसे में एक मजदूर भी जख्मी हुआ था, लेकिन हाजी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी और उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उस हादसे के दूसरे दिन जब अखबारात में ये खबरें शाया हुई कि टैक्सी के हादसे में जख्मी होने वाला मजदूर शारिक था, जो टांग टूट जाने के बावजूद हॉस्पिटल से फरार हो गया था, तो हाजी चौंका था। उस खबर से
उसके उन खदशात की तस्दीक हो भी थी कि कोठी की आग में मरने वाले समीना और शारिक नहीं थे। हाजी की आर्मी एक बार फिर पूरे शहर में फैल गए, लेकिन कई रोज गुजरे जाने के बाद भी वो शारिक का सुराग नहीं लगा सके। उसे हैरत थी कि शारिक जख्मी होने के बावजूद कहाँ गायब हो गया। उसके आदमी शहर के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों डॉक्टरों को भी चेक करते फिर रहे थे। शारिक जख्मी था और उसे इलाज की जरूरत थी और वो यकीनन किसी डॉक्टर की शिदबात हासिल करेगा, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका था। हाजी ने अपने एक आदमी की ड्यूटी हॉस्पिटल में लगा दी ताकि ये मालूम किया जा सके कि शारिक जख्मी होने के बावजूद हॉस्पिटल से फरार कैसे हुआ। आया बा ऐसे कोई आदमी उसे लेने आए थे या उसके फरार में हॉस्पिटल के अमले का कोई आदमी शामिल था। हाजी को आना के पुलिस की रिपोर्ट मिल चुकी थी, लेकिन वो अपने तौर पर भी इत्मीनान कर लेना चाहता था। मगर दूसरे रोज उसके आदमी ने जो रिपोर्ट दी वो पुलिस की रिपोर्ट से मुख्तलिफ नहीं थी। हाजी अब्दुल्ला जैसे जैसे इस मामले पर सोचता मजीद उलझता जाता। हाजी के अपने आदमी शारिक के बारे में मालूमात हासिल करने में नाकाम हो चुके थे और फिर उसे एक रोज एक ख्याल आया। चंद रोज पहले शारिक की मजीदे से कुछ झड़पें हुई थी। हो सकता है मजीदा उसके बारे में कुछ जानता हो और ये ख्याल आते ही हाजी ने अपना एक आदमी मजीदे को बुलाने के लिए भेज दिया। हाजी के बुलावे पर मजीदा इनकार नहीं कर सका और खास तौर पर जब उसे ये मालूम हुआ कि हाजी शारिक के मामले में बात करना चाहता है तो वो उसी वक्त आदमी के साथ चल पड़ा। हाजी इस वक्त इकबाल टाउन वाली स्कूटी में था जो पहले उसने शारिक को दी थी और फिर धोखे से वापस ले ली थी। मजीदा का सवाल हाजी ने बड़ी गर्मजोशी से किया। वो कुछ देर इधर उधर बातें करते रहे, फिर हाजी असल मौजू पर आ गया। शारिक ने माजी के साथ जो कुछ भी किया उसका मुझे अफसोस है। हाजी ने बात शुरू करते हुए कहा, इसमें शुबा नहीं कि शारिक बहुत चालाक आदमी है। वो एक से दुश्मनी रखता है तो दूसरे से दोस्ती, ताकि उसे सिर्फ एक ही माल पर लड़ना पड़े। माजिद से जब उसकी महाद आराई हो रही थी तो शारिक ने मुझसे दोस्ती रखी ताकि मैं उस मामले में मुदाखलत ना करूं, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जिसका अब मुझे एहसास हो रहा है। अब शारिक हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। वो मैंने कई बंदे मार चुका है और इसके अलावा मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचा चुका है। उसने तुम्हारा भी एक बंदा मारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम बिखरे रहे तो हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। उसने मेरे 2 बंदे मारे हैं जी, मजीदे ने कहा। मैं तो चाहता था कि हम मिलकर काम करें, मगर आपके पास आने से झिझक रहा था। अब आपने बुलाया है तो मैं भी यही समझता हूँ कि हम अलग अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमें दूसरों को भी साथ मिला लेना चाहिए। ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ और कौन मिल सकता है? हाजी ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कई छोटे छोटे ग्रुप हैं जो अपने तौर पर काम कर रहे हैं और उन सबको किसी न किसी मौके पर शारिक ने नुकसान पहुंचाया है। वो सब शारिक के खिलाफ हमारे साथ मिल सकते हैं। मजीदा ने जवाब दिया, ठीक है, तुम उन सबसे बात कर लो। 2 दिन बाद हम एक मीटिंग रख लेते हैं जिसमें शारिक के खिलाफ एक मुश्तरका लाए अमल तय किया जाएगा। हाजी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, लेकिन क्या तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि शारिक कहाँ छुपा हुआ है? चंद रोज पहले मैंने उसे मुल्तान रोड पर देखा था, यतीम खाने वाले चौक से तकरीबन 1 मील आगे, मजीदे ने कहा, और फिर उसे उसी वाक़े की तफसील बताने लगा। जब इत्तफाकन शारिक से आमना सामना हुआ था और उसका साथी शारिक को पकड़ने की कोशिश में बस के नीचे आकर हलाक हो गया था। आखिर में वो कह रहा था, उस वाक़े के बाद तो मैं 3-4 रोज तक रोपोश ही रहा था, और जब पुलिस ने एक इत्तफाकी हादसा करार देकर बात खत्म कर दी थी तो उसके बाद मैं घर से निकला था। मुझे शुबा था कि शारिक ने उस इलाके में अपना कोई अड्डा बना रखा है। मैं कई रोज तक उधर टो में लगा रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। मेरा ख्याल है कि शारिक की तफाकुर उस तरफ गया होगा। अगर उसका कोई ठिकाना होता तो वो दोबारा भी उस तरफ जरूर जाता। मुझे उस जगह के बारे में बताओ, मैं भी जरा अपने तौर पर उस इलाके को चेक करूंगा। हाजी ने कहा। मजीदे ने उस इलाके की निशानदेही कर दी। उसके बाद भी वो देर तक बातें करते रहे। फिर उनकी यह मीटिंग खत्म होगी। हाजी ने मजीदे को ताकीब कर दी थी कि जैसे शारिक का कोई सुराग मिले, वक्त जाया किए बगैर मुझे इतला कर देना। हाजी से उस मीटिंग में मजीदे ने कुछ फायदा भी उठाया। एक तो ये कि हाजी ने उसे आधी कीमत पर हीरोइन सप्लाई करने का वादा किया था, और दूसरा वादा ये किया था कि वो उस इलाके में वाकई अपने परचून के दोनों अड्डे बंद कर देगा और इस तरह उन अड्डों का गाहक भी उसके पास आएगा। मजीदा जब हाजी की कोठी से निकला तो बहुत खुश था। शारिक के खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो, उसने मौके से फायदा उठा लिया था। मजीदा के जाने के बाद हाजी ने अपने 2 आदमियों को बुला लिया। मजीदा ने मुल्तान रोड की नई बस्ती में शारिक के किसी ठिकाने के बारे में जो शुबा जाहिर किया था। हाजी अपने तौर पर भी उसके बारे में तहकीक कर लेना चाहता था। तुम दोनों कंसुमो मुल्तान रोड चले जाओ, हाजी ने अपने दोनों आदमी को मुखातिब करते हुए कहा। वहाँ एक नई कॉलोनी बन रही है। आबादी तो इक्का दुक्का मकानों में ही होगी, जबकि ज्यादातर मकान अभी जेरे तामीर है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करो, और उन लोगों के बारे में भी जो वहाँ अपने मकान वगैरह बना रहे हैं। जैसे ही कोई खास बात मालूम हो मुझे इतला कर देना। और अगर इशारा कहीं नजर आ जाए तो? एक आदमी ने पूछा। क्या उसे खत्म कर दिया जाए? नहीं, हाजी ने कहा, मेरा 3 करोड़ का सोना उसके कब्जे में है। मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। सोना हासिल करने के बाद उसे मौत के घाट उतारा जाएगा।
ठीक है जी, हम सुबह सवेरे ही उस तरफ चले जाएंगे। उस शख्स ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। हाजी ने उन्हें जाने का इशारा किया। हाजी उस रात उसी कोठी पर रहा। सुबह 10 बजे के करीब वो कोठी से निकल गया। दोपहर तक वो अपने मुख्तलिफ ठिकानों पर घूमता रहा, फिर अपने सैनमा वाले दफ्तर में आ गया। वहाँ 3-4 आदमी उसके मुंतजिर थे। दरअसल चंद हफ्ते पहले हाजी ने एक फिल्म बनाने का प्रोग्राम बनाया था।